तो अब देखिए, जैसा मैंने आपको मेरे इंट्रोडक्टरी वीडियो कोर्स में कहा था कि हम जो जो भी मोस्ट लाइकली टॉपिक्स है वो कवर करने वाले हैं। तो इस चैप्टर के स्टार्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा कूलम्स लॉ। तो हम आज हमारे वीडियो में कूलम्स लॉ पढ़ने वाले हैं बच्चों। कूलम्स लॉ के बाद हम इस वीडियो में कूलम्स लॉ के लिमिटेशंस भी देखने वाले हैं। तो ये लिमिटेशंस भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है 1 मार्क या 2 मार्क के लिए कि राइट एनी 2 लिमिटेशंस। तो लिमिटेशन क्या है कूलम्स लॉ के, हम आज इस वीडियो सीरीज़ में समझने वाले हैं। तो अब देखिए बच्चों, हम कूलम्स लॉ की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो कूलम्स लॉ क्या है वो कुछ इस तरह से है। इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज directly proportional to the product of magnitude of two charges and inversely proportional to the square of the distance between them। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे ये कूलम्स लॉ काफ़ी हद तक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के एनालॉगस है। आपको याद होगा, आपने 11th में ग्रेविटेशन का चैप्टर पढ़ा था, वहाँ पर हमने यूनिवर्सल लॉ की बात की थी। अगर हमारे पास दो मासेस है तो वो दो मास हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों मासेस के प्रोडक्ट पर डायरेक्टली डिपेंड करता था और इन्वर्सली उन दोनों के स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस पर डिपेंड करता था। ठीक उसी तरह से ये कूलम्स लॉ चार्ज के लिए है, दो पॉइंट चार्जेस के लिए है। आप देखेंगे हमने पॉइंट चार्जेस को हाईलाइट किया है यहाँ पर ग्रीन कलर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड हमें किसी भी हालत में स्किप नहीं करना है। ये अगर आप लिखना भूल जाते हैं तो हो सकता है बोर्ड एग्ज़ाम में आपके मार्क्स भी डिडक्ट हो जाए। तो कूलम्स लॉ भी पॉइंट चार्जेस के लिए, जैसे यूनिवर्सल लॉ मासेस के लिए था, वैसे कूलम्स लॉ पॉइंट चार्जेस के लिए। अब देखिए, आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा है कि अगर चार्जेस लाइक है तो वो रिपेल करेंगे और अगर चार्जेस अनलाइक है तो वो अट्रैक्ट करेंगे। तो फोर्स कैसा भी हो सकता है, यहाँ पर डिपेंड करता है दोनों चार्ज का नेचर कैसा है। तो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। तो वो यहाँ पर ये जो फोर्स होगा दो चार्जेस के बीच में, वो चार्ज की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, दोनों चार्ज की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द टू चार्जेस। और चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो भी मैटर करेगा। जितना ज़्यादा डिस्टेंस चार्ज के बीच में होगा उतना ही फोर्स वीक होता चला जाएगा। तो ये इन्वर्सली डिपेंड करता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस पे। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे दो फैक्टर्स है जिन पर कूलम फोर्स डिपेंड करता है। पहला डायरेक्टली टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस और दूसरा इन्वर्सली टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। अब देखिए, इस स्टेटमेंट को हम इक्वेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम एक डायग्राम देखते हैं, बहुत सिंपल सा। हमारे पास यहाँ पर दो पॉइंट चार्जेस है, Q1 और Q2। आप देख सकते हैं Q1 नेगेटिव लिया है हमने, Q2 पॉजिटिव लिया है, और इन दोनों चार्जेस का जो डिस्टेंस है उनके सेंटर से लिया गया है। तो डिस्टेंस हम एज्यूम कर रहे हैं R। तो एज पर कूलम्स लॉ इक्वेशन क्या हो जाएगा, द F विच इज़ द फोर्स ऑल्सो कॉल्ड एज द कूलम फोर्स is directly proportional to the product of Q1 and Q2। आप देखेंगे Q1 नेगेटिव है, लेकिन फिर भी हमने Q1 की साइन क्या ली है, पॉजिटिव, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पर फोकस करना है, हमें साइन इग्नोर करनी है एक्सप्रेशन फ्रेमिंग में, करेक्ट। एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब हम प्रोपोर्शनैलिटी को जब इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर कांस्टेंट आ जाता है K। तो आप देखेंगे ये जो कांस्टेंट K है ये मीडियम कांस्टेंट है। अब मीडियम कांस्टेंट का मतलब क्या, तो फोर्स इस फैक्टर पर भी डिपेंड करता है, मीडियम कांस्टेंट K पर। तो अब देखेंगे आप, ये जो दो चार्जेस हम देख रहे हैं डायग्राम में Q1 और Q2, हम एज्यूम कर रहे हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट वैक्यूम में प्लेस्ड है। मतलब इन दो चार्जेस के अलावा कोई और दूसरा चार्ज यहाँ प्रेजेंट नहीं है। ये दोनों चार्जेस सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि इनके बीच का फोर्स जो होगा वो होगा लेट अस से Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। बट अगर हम इन दो चार्जेस को यही डिस्टेंस मेंटेन रखते हुए किसी और मीडियम में रखते हैं तो इनके बीच का फोर्स चेंज हो जाएगा, वो जो वैक्यूम में था वो नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि
मीडियम चेंज होने से उस मीडियम की के की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, फॉर अ गिवन मीडियम के तो कांस्टेंट होता है, बट फॉर डिफरेंट मीडियम्स के डिफरेंट होता है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर जो फोर्स है, आप देख रहे हैं ये जो दोनों चार्जेस फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक दूसरे पर, किस प्रॉपर्टी की वजह से अप्लाई कर रहे हैं। सो ये फोर्स है, इट इज़ ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप जानते हैं चार्ज हमेशा अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करते हैं, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड अलाउ करती है इन दोनों चार्जेस को एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करने के लिए। तो चार्ज की अपनी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी मदद से वो एक दूसरे पर ये कूलम फोर्स अप्लाई कर पाते हैं। तो अगर किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरा चार्ज आ जाता है तो वो गारंटी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसलिए हम कूलम फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स भी कहते हैं, या फिर फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर के क्या है, के का अपना खुद का फॉर्मूला है 1/4πε0। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक नया लेटर इंट्रोड्यूस हुआ है, ग्रीक लेटर एप्सिलॉन। तो जैसा मैंने कहा कि हम एज्यूम कर रहे हैं ये दोनों चार्जेस मीडियम में प्लेस्ड है, तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये वैक्यूम के प्रॉपर्टी को डिनोट कर रहा है। तो ये एप्सिलॉन नॉट है क्या, इसे हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम, करेक्ट। तो प्लीज़ समझिएगा यहाँ पर फ्री स्पेस का मीनिंग होता है वैक्यूम, अ स्पेस विच इज़ फ्री फ्रॉम एवरीथिंग, विच कंटेन्स नो अदर एटम्स, आयंस, चार्जेस, नो एक्सटर्नल इफेक्ट्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा स्पेस जहाँ पर कुछ भी नहीं है इन दो चार्जेस के अलावा, ऐसे मीडियम को हम कहते हैं फ्री स्पेस, या फिर हम इसे कह सकते हैं वैक्यूम। तो ये एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम की परमिटिविटी को डिनोट कर रहा है। परमिटिविटी का मतलब क्या है कि दोनों चार्जेस के बीच के इंटरैक्शन कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है, वो परमिटिविटी होता है। फ्री स्पेस में क्योंकि इन दो चार्जेस के अलावा कोई थर्ड चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो इन दोनों के इंटरैक्शन को किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिल रहा है। इन दोनों का चार्ज का इंटरैक्शन मैक्सिमम है। तो हम ये कह सकते हैं कि वैक्यूम जो है इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मीडियम फॉर इंटरैक्शन ऑफ टू चार्जेस। अगर वैक्यूम के अलावा कोई और मीडियम होगा तो ये दो चार्जेस का इंटरैक्शन भी चेंज हो जाएगा, करेक्ट। तो एप्सिलॉन नॉट इट इंडिकेट्स द परमिटिविटी और द एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू अलाउ इंटरैक्शन बिटवीन टू चार्जेस। सो इट इज़ द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। एप्सिलॉन नॉट की अपनी वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो बच्चों लेट अस प्रोसीड विद द नेक्स्ट टॉपिक, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। तो सबसे पहला लिमिटेशन जो कूलम्स लॉ का ये है कि इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर स्टैटिक चार्जेस। जी हाँ, कूलम्स लॉ इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर द चार्जेस विच आर एट रेस्ट। कूलम्स लॉ मूविंग चार्जेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपको कूलम्स लॉ किसी दो चार्ज पर अप्लाई करना है तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिक्वेसाइट है कि दोनों चार्जेस रेस्ट पर होने चाहिए। आपको याद होगा तो हमारे प्रीवियस स्लाइड में हमने कूलम्स लॉ के स्टेटमेंट में एक वर्ड को हाईलाइट किया है जो कि है स्टेशनरी, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। तो देखेंगे आप दोनों चार्जेस स्टेशनरी होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसा क्यों है कि दोनों चार्जेस स्टेशनरी होना ज़रूरी है? सो लेट अस सी। उसके लिए हम एक चार्ज लेते हैं पॉजिटिव पॉइंट चार्ज जो कि इनिशियली रेस्ट पर है, और एक दूसरा चार्ज जो कि इस राइट हैंड साइड वाले पॉजिटिव चार्ज की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब अगर ये लेफ्ट हैंड साइड वाला चार्ज राइट हैंड साइड वाले चार्ज की तरफ आगे बढ़ेगा तो इन दो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा बच्चों? वो टाइम के साथ वेरी करने लग जाएगा। अब अगर ये डिस्टेंस ही टाइम के साथ वेरी करेगा तो हम कूलम्स लॉ के एक्सप्रेशन में आर की कोई स्पेसिफिक वैल्यू इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। कूलम्स लॉ के एक्सप्रेशन में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है जहाँ पर हम टाइम वेरिंग आर को इंसर्ट कर सके।
सो यहाँ पर आप देख रहे हो कूलम लॉ अपने आप में फेल हो रहा है। दूसरा एक और इंटरप्रिटेशन है इसे समझने के लिए। अब हम एज्यूम करते हैं कि दोनों पॉइंट चार्जेस एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको याद होगा आपने 10th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसमें आपने एक सबसे पहला टॉपिक देखा था ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। वहाँ पर ओर्स्टेड ने हमें क्या सजेस्ट किया था कि जब भी वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स अपने अराउंड सर्कुलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने लगते हैं। तो आप देख रहे हो इस डायग्राम में भी दो चार्जेस ट्रैवल कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ विथ सम वेलोसिटी, एंड व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर डेवलपिंग सर्कुलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड देम। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर दो तरह की फील्ड आ गई है। एक तो चार्ज की इनहेरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के मोशन के कारण डेवलप हुई मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों चार्ज दो तरह के फोर्स एक्सपीरियंस करने वाले हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स और एक मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स। तो चार्ज पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड फोर्स का कॉम्बिनेशन होगा, दोनों का वेक्टर सम होगा। और कूलम्स लॉ में हमारे पास ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, क्योंकि कूलम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण डेवलप हुए फोर्स से डील करता है, करेक्ट। बट यहाँ पर मूविंग चार्जेस के केस में जो फोर्स डेवलप हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के नेट इफेक्ट के कारण डेवलप हो रहा है, और कूलम लॉ के पास ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। सो दिस इज़ द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, दैट इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर स्टैटिक चार्जेस, क्योंकि जब चार्ज रेस्ट पर होंगे तभी सिर्फ एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट रहेगी जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके लिए हमारा कूलम्स लॉ है बच्चों। अब अगर आप दूसरा लिमिटेशन देखेंगे कूलम्स लॉ का, इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस एंड नॉट फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज बॉडीज़। जी हाँ, अगर आप दो चार्जेस के लिए कूलम्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं सो मेक श्योर कि दोनों पॉइंट चार्जेस है। ऐसा ना हो कि आप एक लार्ज सरफेस बॉडी ले रहे हैं जिसके पूरे सरफेस एरिया पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसी डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज बॉडीज़ के लिए कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं किया जा सकता, वो फेल हो जाएगा। तो वो कैसे फेल होगा, लेट अस सी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक मेटालिक स्फीयर लिया है। एज्यूम करते हैं ये मेटालिक स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज है, सो हम इस मेटल स्फीयर के सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सो ये बन गया हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल स्फीयर। इस पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी के पास हम एक पॉइंट चार्ज ला के रख देते हैं। तो अब अगर हमें इसे कूलम लॉ अप्लाई करना है, अब आप देखेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में पॉइंट चार्ज नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज बॉडी है। अगर हम इसे कूलम्स लॉ अप्लाई करें तो आप देखेंगे सबसे पहले तो हमें इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को डिफाइन करना पड़ेगा। तो लेफ़्ट साइड वाली जो लार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी है उससे जो हम डिस्टेंस लेंगे पॉइंट चार्ज के लिए वो डिस्टेंस रहेगा r, और वो r हम चार्ज बॉडी के सेंटर ऑफ चार्ज से लेंगे, क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो चार्ज का सेंटर भी स्फीयर के सेंटर पर ही होगा। तो हमने ये डिस्टेंस r ले लिया सेंटर ऑफ चार्ज से पॉइंट चार्ज की तरफ। तो हमारा कूलम लॉ का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, k q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बट जो हम यहाँ पर इक्वेशन फ्रेम कर रहे हैं वो अपने आप में इनएक्यूरेट है बच्चों। क्यों? बिकॉज अगर आप राइट हैंड साइड वाले पॉइंट चार्ज को देखेंगे तो हमें पता है कि चार्ज की इनहेरेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, वो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है। अब ये पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड वाले डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज स्फीयर पर अपना इफेक्ट क्रिएट करेगी, क्योंकि दोनों तरफ लाइक चार्जेस है, एक तरफ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज और एक तरफ पॉजिटिव स्फीयर। तो ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पॉजिटिव स्फीयर के सरफेस पर प्रेजेंट होने वाले सभी पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल कर देगा। तो आप देख सकते हैं पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के सरफेस पर प्रेजेंट पॉजिटिव चार्जेस को
रिपेल कर रही है, वो सारे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ एक्यूमुलेट हो रहे हैं। इस एक्यूमुलेशन के कारण अगर आप इस फिगर में देखेंगे तो इन पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है वो भी लेफ़्ट साइड की तरफ शिफ्ट हो गया है, और पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर अगर लेफ़्ट साइड की तरफ शिफ्ट हुआ है तो जो डिस्टेंस r होगा वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा बाय स्मॉल अमाउंट। और ये डिस्टेंस r इंक्रीज़ होने की वजह से फोर्स भी चेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हैज़ बीन शिफ्टेड and is even more than r, and hence the expression itself completely fails, and this is the limitation of Coulomb's law। तो बच्चों आज के हमारे वीडियो में हमने देखा कि Coulomb's law क्या है और उसके limitations क्या है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या होता है। सो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको आने वाले दिनों में सभी अपडेट्स मिलेंगे जो भी मैं वीडियोस पोस्ट करने वाला हूँ। हैव अ नाइस डे।